जादुई चूड़ियों की चक्की। एक बार की बात है, किसी गांव में खुशी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ अनीता और अपनी सौतेली बहन खुशबू और चंचल के साथ रहती थी। अनीता और उसकी दोनों बेटियां खुशी को बहुत परेशान किया करती थी। उसे मारती थी, पीटती थी और घर का सारा काम करवाती थी। ऐसे ही खुशी अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहनों के साथ जिंदगी व्यतीत कर रही थी। करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। माँ, मैं खुशबू और चंचल के लिए पास्ता बना रही थी। वैसे आप मुझे क्यों बुला रही थी? बस 24 घंटे बहाने बनाने आते हैं और तो कुछ करना आता नहीं। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। पहले तो अपनी माँ को खा गई और अब उससे भी पेट नहीं भरा तो अपने बाप को भी खा गई। पता नहीं ये चुड़ैल कितने लोगों को खाकर मरेगी। तू क्यों नहीं मर जाती? अगर तू मर जाए तो हमें चैन की सांस मिले। जब भी तुझे देखती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। और हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। चल जा, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आ, मनहूस कहीं की। मम्मी मम्मी, क्या आप आइसक्रीम मंगा रही हो? हमारा भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। खुशबू, क्या तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, क्या मैं भी अपने लिए एक आइसक्रीम ला सकती हूँ? मैंने 1 साल पहले आइसक्रीम खाई थी। माँ, मना मत करना, मेरे लिए भी आइसक्रीम मंगवा दो ना। चुपचाप से हम तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ। ये खाना है, वो खाना है, ज्यादा बोलेगी तो तेरे को खाना भी नहीं दूंगी। और अब ये पैसे ले और जल्दी से आइसक्रीम खरीद कर लेकर आ। इतना सुनकर खुशी आइसक्रीम लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खुशी के पीछे एक चोर लग जाता है। वो चोर खुशी के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। खुशी उस चोर का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन खुशी चोर को नहीं पकड़ पाती। इसलिए खुशी सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। ये क्या अनर्थ हो गया? वो चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं आइसक्रीम कहाँ से लेकर आऊंगी? मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? पिताजी, आपने दूसरी शादी क्यों की? सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। खुशी वहाँ पर बैठकर रो ही रही थी कि तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर एक बिल्ली को कुचल देती है। खुशी तुरंत उस बिल्ली के पास जाती है। हे भगवान, इसको तो बहुत चोट आई है। मेरे पास तो इस जानवर को अस्पताल ले जाने के लिए पैसे ही नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने घर ले चलती हूँ। इसको हल्दी का लेप लगा दूंगी, इससे इसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खुशी उस जख्मी बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आती है। तीनों माँ बेटी गुस्से से लाल पीली होकर बैठी हुई थी, क्योंकि खुशी को बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अनीता खुशी के हाथ में वो खून से लथपथ बिल्ली देखती है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और खुशी को बहुत मारती है। मनहूस, करमचली, मैंने तुझे आइसक्रीम लेने के लिए भेजा था, खून से लथपथ बिल्ली को नहीं। तू इसे मेरे घर में क्यों लेकर आई है? आइसक्रीम कहाँ है? इसके बाद खुशी अनीता को सारी बात बताती है और कुछ ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी वाला इस बिल्ली को टक्कर मारकर चला गया। इसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए मैं इसे घर ले आई। माँ, ये बस बहाने बना रही है। हमने जो इसे पैसे दिए थे, खुद उनकी आइसक्रीम खाकर आई होगी और यहाँ आकर बहाने बना रही है। माँ, ये हमें उल्लू बना रही है। इसको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज इस मनहूस को इसकी गलती की सजा दी जाए। इतना कहकर अनीता रसोई में जाती है और चिमटा गर्म करके लाती है और खुशी के शरीर पर लगा देती है। खुशी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी तीनों माँ बेटी खुशी के ऊपर अत्याचार करने से नहीं रुक रही थी। रात में खुशी बिल्ली को हल्दी का लेप लगा रही होती है। तभी खुशी बिल्ली से कहती है, बिल्ली, मैं तुम्हें हल्दी का लेप लगाना भूल गई। मुझे अपनी माँ के अत्याचार सहने पड़ते हैं। मेरी सौतेली माँ बहुत दुष्ट है। मेरी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें हल्दी का लेप लगा देती हूँ और अपने शरीर पर भी टूथपेस्ट लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर खुशी बिल्ली को लेप लगा देती है और अपने जले शरीर पर भी टूथपेस्ट लगा लेती है। अगले दिन बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाती है और इधर से उधर फुदकने लगती है। बिल्ली बाहर के रास्ते पर जाती है। खुशी बिल्ली का पीछा करते करते जंगल में आ जाती है, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं रुक रही थी। वो भागती ही जा रही थी। खुशी भी बिल्ली के पीछे पीछे ही जा रही थी, लेकिन बिल्ली एक बहुत ही चमचमाती हुई चक्की के पास आकर रुकती है। अगले ही पल वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है और परी खुशी से कहती है,
खुशी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये चक्की जो तुम देख रही हो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चूड़ियों की चक्की है और ये सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करती है। मुझे पता है तुमसे किसी दूसरे का दुख दर्द देखा नहीं जाता। चलो अब इस चक्की पर हाथ लगाओ और बोलो, चक्की मुझे जादुई चूड़ियाँ दे दो। खुशी जादुई चक्की पर हाथ लगाती है और कहती है, जादुई चक्की मुझे चूड़ियाँ दे दो। खुशी के इतना कहते ही वहाँ पर चूड़ियाँ प्रकट हो जाती है। अरे वाह परी जी, ये तो सच में जादुई चूड़ियों की चक्की है। लेकिन परी जी, मैं इन चूड़ियों का क्या करूँगी? पहले तुम इन्हें पहनो, फिर देखना क्या होता है। खुशी चूड़ियों को पहनती है। अगले ही पल खुशी के शरीर के सारे जख्म खत्म हो जाते हैं। खुशी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन परी जी, इससे तो सिर्फ मेरे जख्म खत्म हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी सौतेली माँ से छुटकारा पाना है। हाँ, तुम इन चूड़ियों से जो मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इन चूड़ियों की मदद से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक सहारा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद खुशी उस जादुई चूड़ियों से अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है और उस घर में जाकर बहुत स्वादिष्ट खाना मांगती है। अगले ही पल वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है और खुशी पेट भर खाना खाती है। खुशी उन जादुई चूड़ियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। खुशी अब गरीबों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन ये सब अनीता और उसकी बेटियों को सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे खुशी एक महारानी वाली जिंदगी जी रही है। इसलिए एक दिन अनीता उन चूड़ियों को चुराने की तरकीब निकालने लगती है। सुनो तुम दोनों, कल हम रात में चुपके से खुशी के घर में घुस जाएंगे और वो चूड़ियाँ चुराकर अपने घर ले आएंगे। अगले दिन अनीता और उसकी दोनों बेटियां चुपके से खुशी के घर में से वो चूड़ियाँ चुरा कर ले आती है और उन चूड़ियों से बहुत सारे पैसे मांगती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बहुत आग लग जाती है और तीनों जलकर राख हो जाती हैं और वो जादुई चूड़ियाँ खुद ब खुद खुशी के पास चली जाती है। अब खुशी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रह रही थी। आज हेमा के कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज में सभी दोस्त आपस में मिल रहे थे। हेमा अपनी माँ को फोन करके कहती है, हेलो माँ, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, इसलिए घर आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। बेटी, तू बेशक कल अपने दोस्तों के साथ समय बिता लियो, लेकिन आज तेरा समय पर घर आना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा कौन सा काम हो गया माँ जो मेरे बिना नहीं हो सकता? सिर्फ आज प्लीज माँ, मैंने कह दिया ना, आज तेरा समय पर घर आना बहुत जरूरी है। बस इतना कहकर हेमा की माँ पार्वती फोन काट देती है। अपनी माँ के कहे अनुसार हेमा घर जल्दी आ जाती है। हेमा के घर जाते ही उसकी माँ हेमा को साड़ी पहनने को बोलती है। हेमा साड़ी पहनकर आती है। कुछ ही देर बाद हेमा के घर पर ही हेमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अब हेमा समझ चुकी थी कि उसकी शादी करवाने की प्लानिंग हो रही है, इसलिए उसे कॉलेज से जल्दी आने को कहा गया था। हेमा सोचती है, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, अगर मेरे परिवार वाले मेरी शादी चाहते हैं तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। हेमा को भी लक्ष्मण बहुत पसंद था। लक्ष्मण के माता पिता की मृत्यु असमय ही हो चुकी थी, इसलिए लक्ष्मण और हेमा के रिश्ते की बात करने के लिए लक्ष्मण के साथ उसके मामा और मामी आए थे। लक्ष्मण के मामा और मामी को हेमा बहुत पसंद थी। लक्ष्मण के मामा हेमा के पिता से कहते हैं, आज से हम समधी हुए। क्यों भाई साहब, सही कहा ना? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद हेमा और लक्ष्मण की शादी हो जाती है। लक्ष्मण अपने गांव में हेमा के साथ हंसी खुशी रहने लगा। लक्ष्मण के साड़ी की एक दुकान थी जो अच्छी खासी चलती थी। हेमा को एक दिन काम करते करते चक्कर आ जाते हैं, इसलिए वो दिन में घर का सारा काम खत्म करने के बाद डॉक्टर के पास जाती है। कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, अपने आप ही चक्कर आ जाते हैं, कभी उल्टी जैसा लगने लगता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये सुनकर डॉक्टर हेमा का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर हेमा को बताते हैं, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। गर्भवती होने की खुशी से हेमा फूली नहीं समा रही थी। हेमा अपने घर आ जाती है। लक्ष्मण जब काम से वापस घर आता है तो हेमा उसे बताती है, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। लक्ष्मण ये सुनते ही खुशी से बावला हो उठता है। क्या कहा? सच में? तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है हेमा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये खुशी तो हम दोनों की है ना। ये सोचकर अगले दिन लक्ष्मण काम की ओर निकलते समय हेमा को कहता है, सुनो हेमा, आज मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। लेकिन देरी क्यों? आपको कहीं जाना है? आज जरा दुकान पर ओवर टाइम लगाकर काम करूंगा। 2-4 साड़ियाँ ही फालतू बिकेगी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। कल को अच्छा बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। लक्ष्मण रोजाना अपनी दुकान पर देर रात बैठता था। हेमा उसका इंतजार करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। अब हेमा का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। ऐसे ही एक दिन रोजाना की तरह लक्ष्मण अपने दुकान पर देर रात तक बैठा था। लेकिन होने के अगले ही पल में क्या लिखा था ये कौन जानता था। तेज आंधी चल रही थी। लक्ष्मण कभी दुकान से बाहर निकलकर देखता है तो कभी दुकान के अंदर जाकर बैठ जाता है। आज तो ये तेज हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कयामत आने वाली है। रात होने के कारण दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लक्ष्मण को लगता है कि वो थोड़ी ही देर बाद दुकान बंद करके घर चला जाएगा। देखते ही देखते लक्ष्मण की आंख लग जाती है। लेकिन तेज हवाओं के कारण दुकान में रखा मंदिर तेज तेज हिलने लगता है। इसकी वजह से जलता हुआ दिया मंदिर से बाहर गिर जाता है। जलता हुआ दिया सीधे साड़ियों के बंडल पर गिरता है, जिससे साड़ियों में आग लग जाती है। धीरे धीरे वो आग पूरी दुकान में फैल जाती है। लक्ष्मण को इस बात की भनक तब लगती है जब वो चारों ओर से आग से घिरा हुआ था और वही आग में जलकर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। इस बात की भनक हेमा को दूर दूर तक नहीं थी। वो तो लक्ष्मण के इंतजार में बैठी रहती है। इंतजार करते करते हेमा की आंख लग जाती है। सुबह हो जाती है। हेमा उठते ही लक्ष्मण को इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे, मेरी आंख लग गई थी क्या? लक्ष्मण कहाँ है आप? आप आ गए क्या? लक्ष्मण कहाँ है आप? लेकिन उसे लक्ष्मण की आवाज नहीं आती। तभी हेमा का दरवाजा कोई खटखटाता है। रुको बाबा, आ रही हूँ। कौन है? ऐसा कहते हुए वो दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर श्याम उदास चेहरे के साथ खड़ा था। क्या हुआ श्याम, कोई परेशानी है क्या? आओ अंदर। भाभी, वो मैं ये कह रहा था कि भैया अब नहीं रहे। नहीं नहीं श्याम, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? कल मेरी आंख लग गई थी, लेकिन वो घर आ चुके हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण को घर के अंदर ढूंढने लगती है। लक्ष्मण जी, बता दीजिए शाम को कि आप घर पर ही हैं। लक्ष्मण जी, बाहर आइए। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगती है। श्याम हेमा को सारी बात बताता है कि बीती रात क्या हुआ। श्याम वहाँ से चला जाता है। अब हेमा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। हे ऊपर वाले, तुझसे मेरी जरा भी खुशी देखी नहीं जाती। शादी के बाद तूने मेरे पति को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास जीने का केवल एकमात्र मेरा बच्चा ही सहारा है। मुझे इसके लिए ही जीना होगा। लेकिन रोजी रोटी का कोई साधन न होने के कारण हेमा ना खुद का पेट भर पाती थी और ना ही अपने बच्चे का। इसलिए वो अपने कीमती वस्त्र और कीमती गहने धीरे धीरे कर सुनार पर बेच देती है, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपने लिए खाना और अपने बच्चे के लिए दूध खरीदती थी। लेकिन उसके पास बेचने के लिए गहने और कपड़े नहीं रहे। वो अपना घर भी बेच देती है। घर बेचने के बाद वो एक मंदिर के बाहर धर्मशाला में रहने लगी। घर को बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी कुछ समय बाद खत्म हो चुके थे। उसका बच्चा भूख से रोता था। हेमा अपने बच्चे को रोता देखकर बनिए के पास उधार मांगने गई। भैया,
मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, थोड़ा सा उधार दे दीजिए, मैं पक्का लौटा दूंगी। तेरे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, तेरा पति भी मर चुका है, अब तू उधार कैसे चुकाएगी? जाओ जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बनिया हेमा को उधार देने से मना कर देता है। हेमा को अब और कोई रास्ता नहीं नजर आता। वो अपने बच्चे को मंदिर में छोड़कर मंदिर के पीछे वाली नदी में डूबकर मरने जा रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो नदी में कूद जाती है। थोड़े समय बाद वो खुद को नदी के किनारे पर एक साड़ी में लिपटी हुई पाती है। वो खुद को देखकर हैरान हो जाती है। मैं तो इस नदी में डूब गई थी ना, फिर इस साड़ी में लिपटी हुई मैं इस नदी के बाहर क्या कर रही हूँ? ये साड़ी कहाँ से आई? ये क्या? इस साड़ी में तो एक हीरा लगा हुआ है, लेकिन ये किसकी साड़ी हो सकती है? शायद कोई सेठानी नदी में अपनी साड़ी धो रही हो। तभी उसे अपने बच्चे की याद आती है। वो फौरन दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे के पास जाती है और अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए दूसरी जिंदगी दी है, ताकि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं। मैं ये क्या करने चली थी? खुद की जान देने चली थी और ये भी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हेमा का बच्चा अब भी भूख से रो रहा था। तभी वो फैसला करती है कि जो साड़ी उसे नदी से मिली थी वो साड़ी को बेच देगी। एक सेठानी को वो साड़ी बहुत पसंद आती है। वो सेठानी उस साड़ी को बहुत कम दाम में खरीद लेती है। हेमा अपने मन में बिल्कुल लालच ना करते हुए, ये जानते हुए कि उस साड़ी में हीरा है, फिर भी वो इतने कम दाम में बेच देती है। ये साड़ी तो बहुत कीमती लगती है, तेरे पास अच्छी नहीं लग रही। ला ये साड़ी मुझे दे दे, बदले में तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले। जी मालकिन, मुझे केवल अपने बच्चे का पेट भरना है। ठीक है, ये ले 100 रुपए। हेमा केवल 100 रुपए लेकर अपने बच्चे के लिए दूध खरीदती है। अगले दिन हेमा का बच्चा फिर से भूखा था, इसलिए वो आंखों में आशा की किरण लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचती है। तभी उसे नदी में एक बूढ़ी औरत डूबती हुई नजर आई। अपने बच्चे को एक साइड रखकर उस बूढ़ी औरत की जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। जैसे तैसे करके उसने उस बूढ़ी अम्मा की जान बचा ली। किनारे पर आते ही वो बूढ़ी औरत एक परी का रूप ले लेती है। हेमा उसे देखकर चौंक जाती है। अभी तो आप एक बूढ़ी औरत थी, अचानक से? मैं एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर नदी में डूब रही थी। तुमने मेरी मदद की। तुम जरूरतमंद की मदद करती हो बिना अपनी जान की फिक्र किए। तुम बहुत साहसी हो हेमा। क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ हेमा, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे ऊपर क्या बीती है मैं ये भी जानती हूँ। इतना कहकर परी नदी की ओर देखती है। नदी की ओर देखते ही नदी में एक नाव प्रकट हो जाती है। अपने बच्चे को ले लो और इसमें बैठ जाओ। हेमा बिना कुछ सोचे समझे उस नाव में अपने बच्चे के साथ बैठ जाती है। वो नाव उसे एक पेड़ के पास ले जाती है, जिस पेड़ पर बहुत कीमती कीमती साड़ियाँ लगी थी, जिसे देखकर हेमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साड़ियों का पेड़, वो भी इस नदी में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र में ही बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब रोने की घड़ी खत्म हुई मेरी बच्ची। तुम्हारा पति ऊपर वाले से दिन रात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की अच्छी जिंदगी की प्रार्थना करता है। ऊपर वाले ने उसकी दुआ कबूल की। ये दुआ मेरे द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। ये सब सुनकर हेमा की आंखें नम हो जाती है। मरने के बाद भी वो हमारी इतनी चिंता करते हैं। मैं यही दुआ करूंगी वो जहाँ भी है बस खुश रहे। तुम इस पेड़ से सारी साड़ियाँ ले लो। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। उस परी के कहे अनुसार हेमा सारी साड़ियाँ पेड़ से ले लेती है। उसके बाद वो नाव हेमा को दोबारा नदी के किनारे छोड़ आता है। हेमा उन साड़ियों को लेकर बाजार में बेच देती है। साड़ियाँ बहुत ही कीमती होने के कारण ऊंचे दाम में बिकती है। ऐसे ही हेमा अपने बच्चे का ख्याल रखती हुई बाजार में साड़ियाँ भी बेचती थी।
जो पैसे मिले थे उनसे हेमा ने और अधिक साड़ियाँ खरीद ली। देखते ही देखते हेमा के पास पैसों का भंडार लग गया। हेमा ने दोबारा से अपने और अपने बच्चे के लिए एक आलीशान घर खरीदा और कुछ ही समय बाद साड़ियों की बड़ी व्यापारी बन गई। उसका बेटा बड़ा हो चुका था, वो भी अब अपनी माँ के व्यापार में मदद करता था। हेमा आज तक अपने पति को याद कर बहुत रोती थी और इस बात का ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि उस रात किस्मत ने उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया। सारी मुसीबतों का हल आत्महत्या करना नहीं होता। आज वो अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबतों से भागकर आत्महत्या करने जैसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्या पता आगे हमारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।